फ्रेंड्स, मैं अपनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है न्यू फॉर्म 121 को लेकर है। यहाँ पर जो है फॉर्म 15GH दोनों को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर नया फॉर्म भरना होगा। इसमें क्या क्या पर्टिकुलर्स भरना है, कितनी इनकम तक आप ये फाइल कर पाएंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। ये जो नया फॉर्म है आपको यहाँ पर आपके बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, फॉर्म 121। तो यहाँ पर हो सकता है अलग अलग बैंकों के द्वारा यहाँ पर जो है कुछ डिटेल्स में यहाँ पर जो है चेंज किया जाए, लेकिन जो फॉर्म के मेन कंटेंट्स है वो यहाँ पर सेम रहने वाले हैं। हाँ, ऊपर आपके बैंक का नेम आएगा, फिर नीचे लास्ट में डिक्लेरेशन। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि बैंक स्पेसिफिक है। बाकी जो डिटेल्स है वो आपको अकॉर्डिंग टू द 393 सबसेक्शन 6 के अकॉर्डिंग ही फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी, क्योंकि इसमें जो डिक्लेरेशन है वो आपका इसलिए सबमिट होता है कि आपका जो है TDS डिडक्ट ना किया जाए। यहाँ पर जो है बैंक्स में भी आप सबमिट कर सकते हैं, फिर कोई डिविडेंड अर्न करने है उसके रिगार्डिंग भी आप इसको यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर्म है आपको जल्दी ही ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में मिलने वाला है। काफ़ी सारे ऐसे बैंक्स है जिनमें अभी यह एनेबल नहीं हुआ है, तो आप फिजिकली जाकर भी ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म का नंबर है 121। ये जो यहाँ पर जो है ओल्ड फॉर्म्स थे वो आपके फॉर्म 15G और H, तो ये दो फॉर्म आपको मिलते थे। फॉर्म 15G जो है वो एज अगर 60 ईयर्स बिलो है, एज अगर 60 ईयर्स अबव है तो फॉर्म 15H। ये दोनों फॉर्म्स जो है इनको यहाँ पर मर्ज कर दिया गया है। यहाँ पर जो नया फॉर्म है वो है आपका 121। ये फॉर्म आपको भरना होगा, ईयरली एक बार आपको सबमिट करना है एक बैंक में, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड वाइज एक बार आपने अपने पैन कार्ड पर सबमिट कर दिया तो सभी बैंकों में ये अपने आप लिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके मल्टीपल बैंक्स में अलग अलग अकाउंट है, तो चूंकि सभी बैंकों का डाटा अलग अलग है, तो आपको हर बैंक अकाउंट में ये यहाँ पर सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी अगर आप एलिजिबल हैं तब, ठीक है। तो आपकी ये 60 ईयर्स अबोव है, 60 ईयर्स बिलो है, दोनों के केस में आपको ये फॉर्म भरना होगा। बेसिक डिटेल्स सबसे पहले यहाँ पर जो है, क्योंकि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है और ध्यान रहे गलत डिक्लेरेशन मत सबमिट करिएगा, अदरवाइज के रिगार्डिंग जो है पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट के भी प्रोविजंस हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। ये जो गवर्निंग रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल 2026, ये भी नोटिफाइड हो चुके हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब ये फाइनल है फॉर्म। इसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा नेम। तो जो भी आपका नेम है, बैंक में पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको लिंक कराना जरूरी है, KYC होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पर जो है KYC कंप्लीट नहीं है तो फिर आप जो है यहाँ पर ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। हो सकता है कि आपने फॉर्म 60 जैसे पुराना आपका अकाउंट है तो उसके बेस पर आपने बैंक अकाउंट ओपन करा लिया हो, अभी तक आपका पैन कार्ड वहाँ पर अपडेट ना हो, तो बेसिकली आपको जो है पैन अपडेट कराना है, आधार अपडेट कराना है, उसके बाद ये फॉर्म फाइल करना है। नेम, एड्रेस एज पर बैंक रिकॉर्ड्स, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना पैन नंबर लिख देना है, ठीक है। ध्यान रहे करेक्ट होना जरूरी है। जहाँ पर ऑनलाइन ये फॉर्म मिलेगा तो कुछ बेसिक डिटेल्स है तो ऑटोमेटिकली आएगी। फिर स्टेटस, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर मेंशन करेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। देन उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा रेजिडेंट। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे पूछा जाएगा कि आपकी जो है आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या आपकी एज 60 ईयर्स अबोव है या नहीं है। तो इसी में यस और नो के हिसाब से फॉर्म अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा। अगर आपकी एज 60 ईयर्स अबोव है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर जो है नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ईमेल आईडी मेंशन करनी है, जो भी आपकी एक्टिव ईमेल आईडी है। ये डाटा आपको चेक करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, तो जो बैंक में अपडेट है वही वाले अपडेट करिएगा, क्योंकि फिर हो सकता है बाद में मिसमैच आ जाए, ठीक है। कंट्री कोड आपका यहाँ पर 91 रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको टैक्स ईयर लिखना है। तो फर्स्ट टैक्स ईयर जो है इस बार यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा 26-27, ये आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। एसेसमेंट और फाइनेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है डिटेल्स ऑफ इनकम आपको लिखनी है। तो नेचर ऑफ इनकम, नेचर ऑफ इनकम क्या है कि आपकी यहाँ पर जो है इंटरेस्ट की इनकम है या डिविडेंड की इनकम है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। जब यहाँ पर ये फॉर्म ऑनलाइन होगा, हो सकता है कि स्लैश मतलब ये सिलेक्शन का ऑप्शन आपको हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिविडेंड के लिए फाइल कर रहे हैं या फिर उसके अलावा जो है आप इंटरेस्ट के लिए फाइल कर रहे हैं। तो बैंक में अगर आपकी FD है तो इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं तो इंटरेस्ट यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो है एस्टिमेटेड इनकम क्या है जिसके लिए आप ये डिक्लेरेशन सबमिट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, इसमें से आपकी इनकम यहाँ पर जो है 3 लाख रुपीज़ आ रही है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। फिर इसके बाद बात करता है कि क्या आपने कोई और अदर फॉर्म भी फाइल किया है इस टैक्स ईयर के लिए, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देने की रिक्वायरमेंट आएगी। हो सकता है कि पहले आपने एक फॉर्म फाइल कर दिया हो,
फिर बाद में आपने दोबारा से दूसरा फॉर्म फाइल कर दिया हो। अगर आपने पहले से कोई फॉर्म फाइल करा है तो कितने फॉर्म्स यहाँ पर फाइल करे हुए हैं वो डिटेल्स यहाँ पर आपको लिखनी होगी, जैसे नंबर ऑफ फॉर्म्स 1 2 3 कितने फॉर्म्स यहाँ पर भरे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा कि जो आपने फॉर्म ऑलरेडी फाइल कर दिए हैं उसमें कितनी इनकम के लिए आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, वो वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 12 में है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। तो जो आपका कॉलम नंबर ये है, ये वाला और प्लस ये वाला, अगर यहाँ पर कोई भी आपने फाइल नहीं करा, अगर यहाँ पर जो है पहले कोई फाइल नहीं करा तो यहाँ पर जो है आप इसको सेलेक्ट कर देंगे नो, कि भाई कोई फॉर्म फाइल नहीं हुआ, तो फिर इस वाले क्वेश्चन का और इसका कोई यहाँ पर रेलिवेंस नहीं रह जाता है, ये तो जीरो ही हो जाएंगे आपके। तो बेसिकली एक तो ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का टोटल जो है आपको यहाँ पर लिखना होगा। फिर उसके बाद आता है टोटल एस्टिमेटेड इनकम। तो आपकी जो है एस्टिमेटेड इनकम कितनी है, मतलब जो इंटरेस्ट इनकम है ड्यूरिंग द ईयर में आपकी टोटल कितनी इनकम यहाँ पर होने वाली है, वो डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन कर देने कि एक साल में आपने कितना अंदाजा लगाया कि भाई आपको इतनी इनकम यहाँ पर अर्न हो सकती है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने पिछले सालों में यहाँ पर ITR फाइल की थी। तो अगर आपने ITR फाइल की थी तो इससे पहले जो टैक्स ईयर है वो आपके 2 टैक्स ईयर रहने वाले हैं। एक तो यहाँ पर जो है 24-25, एक यहाँ पर आपका रहने वाला है 25-26। तो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है उनके एक्नॉलेजमेंट नंबर, और जो भी आपने उसमें अपनी इनकम को फाइल किया था, जो भी आपकी टोटल इनकम थी वो यहाँ पर आपको लिखनी है टोटल इनकम। ये डाटा आपको इनकम टैक्स की साइट से मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल्स भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे सेल्फ डिक्लेरेशन कराई जाएगी, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पैन नंबर लिखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें आप खुद से कंफर्म कर रहे हैं कि आपने जो है जो ऊपर स्टेटमेंट दी है वो करेक्ट है। जो इनकम यहाँ पर जो है जो आप यहाँ पर इनकम इस फॉर्म में यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं वो यहाँ पर अदर टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं है ऑफ एनी अदर पर्सन अंडर सेक्शन 96 to 99, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये डिक्लेरेशन भी आपने यहाँ पर सबमिट करी है। उसके बाद यहाँ पर जो टैक्स एस्टिमेट आ रहा है कॉलम नंबर 13 में पार्ट ए में, इंक्लूड द इनकम रेफर टू 12 ऑफ द पार्ट ए फॉर द टैक्स ईयर। तो उसके लिए आप ये कह रहे हैं कि जो इनकम है वो यहाँ पर जो है नील रहने वाली है। तो ये टैक्स ईयर यहाँ पर आपका आएगा 26-27, ये आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। फिर उसके बाद है कि जो इनकम कॉलम नंबर 12 में आ रही है वो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। तो न्यू टैक्स रिजीम में ये जो है 4 लाख तक की है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है ये 2.5 लाख रुपए तक की है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना होगा। वैसे है आपको ये डिटेल्स मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी। यहाँ पर जो आपका टैक्स ईयर रहने वाला है वो आपका 26-27 रहने वाला है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म कर देता हूँ कि ये जो डिटेल्स है ये जो सीनियर सिटीजन है, मतलब 60 ईयर्स अबोव जो पर्सन है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो जो 60 ईयर्स अबोव वाले पर्सन है तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट ले सकते हैं। इससे ऊपर है कि सपोज करो किसी की इनकम यहाँ पर जो है 12 लाख तक आ जाती है, तो नॉर्मल टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। तो न्यू टैक्स रिजीम की मैं अगर बात करता हूँ और आप माने कि ये वाली इनकम जो है यहाँ पर नॉर्मल में कवर्ड है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर जो है 5 लाख रुपीज तक की इनकम पर जो है वो कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको 87 की रिबेट यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो मैंने दोनों टैक्स रिजीम के हिसाब से बता दिया है। तो एक ऐसे पर्सन जो कि 60 ईयर्स अबोव है तो उस पर ये क्लोज एप्लीकेबल नहीं होगी, मिनिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। और बाकी ये वाला तो जो है पेनल्टी ऑफ प्रोसिक्यूशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इनकम टैक्स एक्ट में इसके रिगार्डिंग प्रॉपर सेक्शन है, यहाँ पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है और इम्प्रिजनमेंट के भी प्रोविजंस है। फिर यहाँ पर आपको प्लेस लिख देना है, डेट लिख देना है, यहाँ पर आपके साइन होंगे, नेम यहाँ पर एंटर करना है। जो पार्ट भी है यहाँ पर जो है ये बैंकों के लिए है कि जो पर्सन वो इनकम को पे कर रहा है, जैसे बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, या फिर जो भी वो डिविडेंड प्रोवाइडिंग कंपनी है, ये उनके लिए है। तो पार्ट बी में आपको कुछ नहीं करना है, ये डिटेल्स उनको फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इसके रिगार्डिंग है जो नोट्स है एक बार वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये नोट जो है आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं। तो जो आपको यहाँ पर नेम लिखना है इंडिविजुअल पर्सन, फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम एज पर जो पैन होगा वो यहाँ पर लिखेंगे बिना किसी एब्रीवेशन के, जैसे आपको जो है मिस्टर या फिर मिसिज कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जो एड्रेस है प्रॉपर एड्रेस होना जरूरी है। तो डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर सबमिट होगी, इसके लिए प्रॉपर टेबल और सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। इंडिविजुअल पर्सन बीइंग रेजिडेंट और एनी और बाय एनी पर्सन नॉट बीइंग ए कंपनी और फर्म इंडिविजुअल, तो उसके लिए जो है आपको सीरियल नंबर 2 प्रोवाइड किया गया है। फिर इसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस आपको सही तरीके से फिल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। 3 यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर जो है जो एप्लीकेशन यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं उसमें यहाँ पर डिटेल जो है वो आपको ध्यान से सबमिट करनी है। इसमें इनकम के लिए जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपको यहाँ पर जो है टोटल एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो भी पीएफ में है, पीएफ के रिगार्डिंग भी ये फॉर्म सबमिट हो सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर जो भी एम्प्लॉई है उसको पूरी डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो इंश्योरेंस कमीशन आ रहा है फॉर सॉलिसिटिंग प्रोग्रिंग इंश्योरेंस बिजनेस, उसके रिगार्डिंग हो गया। रेंट आ रहा है स्पेसिफाइड पर्सन से, उसके रिगार्डिंग है क्योंकि ये डिटेल्स आपको वहाँ पर सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स, ये डिटेल्स उस वाली जो एजेंसी है वहाँ पर आपको फिल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन सिक्योरिटीज बाय बैंकिंग कंपनी, ये स्पेसिफाइड हो गया आपका, जैसे बॉन्ड्स हो गया, वो वाली चीज़ें आ गई। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई डिविडेंड इनकम आपको आ रहा है डोमेस्टिक कंपनी के रिगार्डिंग। तो फॉर्म 121 को यहाँ पर जो है काफ़ी वाइडली यहाँ पर जो है ड्राफ्ट किया गया है। इसमें जो है कुछ और भी पॉइंट्स हैं, ये भी काफ़ी रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। इन केस एनी डिक्लेरेशन इन फॉर्म नंबर 121 इज फाइल्ड बिफोर filing this declaration, mention the total number of form along with the total income for which the said declaration have been filed। ये पॉइंट नंबर नोट नंबर 6 है जो कि ऊपर हमने यहाँ पर रीड किया था। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि आपको मेंशन करना है टोटल एस्टिमेटेड इनकम, इसके लिए आप ये डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं इंक्लूडिंग द इनकम जो कि आपने ऑलरेडी फाइल कर दी है। तो पर्सन रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर पेइंग इनकम, तो यहाँ पर जो इसका रो नंबर 10 है उसमें पार्ट ए को उसमें एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करेगा, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आ चुकी है। जितने भी फॉर्म्स हैं जो कि इसके द्वारा क्वार्टर में रिसीव होंगे एक पर्टिकुलर टैक्स ईयर के रिगार्डिंग, और वो यहाँ पर जो है टीडीएस स्टेटमेंट में सबमिट करने की भी रिक्वायरमेंट आएगी उसको, यानी कि ये जो डिटेल्स है उनकी टीडीएस रिटर्न में अपलोड होगी। उसके बाद जो पर्सन यहाँ पर पे कर रहा है टैक्स, यानी कि जो पार्ट बी के रिगार्डिंग है, ये नोट उनके लिए दिए गए हैं। रो नंबर 10 में वो सारी के सारी डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करेंगे, जहाँ पर जो टैक्स है वो यहाँ पर डिक्लेरेंट ने टोटल एस्टिमेटेड इनकम को यहाँ पर रेफर किया है रो नंबर 13 में, कि भाई उसकी जो है टैक्स ईयर के रिगार्डिंग जो इनकम है वो पूरी आ रही है और वो इनकम पर जो टैक्स है वो यहाँ पर नील रहने वाला है। ठीक है। एस्टिमेटेड टोटल इनकम शैल बी कैलकुलेटेड आफ्टर अलाउइंग फॉर डिडक्शंस, जो यहाँ पर एस्टिमेटेड टोटल इनकम है वो आपको कैलकुलेट करनी है जितनी भी आपकी डिडक्शंस हैं चैप्टर 6A की, जो कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में यहाँ पर ले रहे हैं या फिर कोई भी लॉस सेट ऑफ करने के बाद, सच है जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो कि यहाँ पर कोई अदर रिबेट अगर अलाउड है सेक्शन 156 की, तो वो सारी की सारी डिडक्शन जो है आपको यहाँ पर क्लेम कर लेनी है। फॉर द डिक्लेरेंट अदर देन द रेजिडेंट इंडिविजुअल हुज age is 60 years and above at any time during the tax year, the person responsible for paying income under row number 10 shall not accept the declaration where the amount of income of nature section 396 or the total income of such paid credited or likely to be paid credited or paid during the tax year in such income to be include exceed the maximum amount which is not chargeable to tax। ठीक है। तो अदर देन रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर वो 60 ईयर से अबोव है तो उनको यहाँ पर उनके लिए एक्सेप्ट नहीं करना, मतलब नॉन रेजिडेंट के केस में ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएंगी। बिफोर साइनिंग द वेरिफिकेशन डिक्लेरेशन शुड, वो यहाँ पर कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दें, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोजिक्यूशन हो सकता है 482 में, कुछ ऐसी डिटेल्स है प्रीफिल आएगी, अमाउंट जो है आइनर में रहने वाली है। मैंने आपको पूरा डिटेल फॉर्म बता दिया है, तो आपको यहाँ पर जो है इसी के अकॉर्डिंग फॉर्म को भरना है और इसको एक बार सबमिट कर देना है साल में एक बार। फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा क्वार्टरली इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके कि कोई आपका टीडीएस डिडक्ट तो नहीं हो रहा है। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी अदर वीडियोज भी अवेलेबल है। चैनल का पर्पस फुल एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।